हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग। हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। सी लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा हुआ था एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हम लोगों ने निकाला था U इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, या फिर हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, या फिर हाफ ऑफ क्यू वी। सी दिस वाज द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, इस बार अभी हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं। एनर्जी डेंसिटी कैसे निकाला जाए, किसकी एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, C जो होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, टू सपोज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D। ठीक है, इतना होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हिसाब से, तो इट वाज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। अगर सिग्मा की वैल्यू को लिखें तो C इज सिग्मा इज टू Q by A होता है। Q की वैल्यू सिग्मा इनटू A हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर जो हमारा चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q इज टू सिग्मा अपॉन A, तो अगर सिग्मा इनटू A, अब यहाँ से अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो सबसे पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो U का फॉर्मूला यूज करते हैं, U इज टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सी यहाँ पे तीन फॉर्मूले हैं, आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए या एनर्जी निकालने के लिए। तीनों ही केसेस से आपकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो हम डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है, उसके हिसाब से हम लोग चीजों को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो चीज आई हुई है वो ऐसी वाई क्यू इसको सिग्मा इतना आया हुआ। यहाँ से चीज और देख लीजिए, अगर दिस इज लाइक दिस, तो यहाँ से हमारी सिग्मा की वैल्यू E इंटू एप्सिलॉन आएगी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करते हैं, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर की वैल्यू है सिग्मा इंटू A का स्क्वायर अपॉन 2c। सिग्मा की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इंटू E, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E इंटू A का स्क्वायर अपॉन 2c। C की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली हुई है, वी विल जस्ट कीप दिस वैल्यू ओवर हियर। यू विल गेट एज U इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। अब यहाँ से कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगे, दिस विल कैंसिल, दिस बिकम्स कैंसिल, तो U की वैल्यू आएगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A D अपॉन 2। इतना आ गया। अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी, तो एनर्जी डेंसिटी मींस व्हाटएवर द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी द एनर्जी डेंसिटी एंड वुड बी डिनोटेड बाय स्मॉल u। तो u इज इक्वल टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम लिख देंगे। कैपिटल U की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इनटू D अपॉन वॉल्यूम क्या होगा A इनटू D, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। सी दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच वी आर जस्ट बीइंग प्रोवाइडिंग इनटू द कैपेसिटर। तो फिर से देख लो, हमने पिछली बार एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, दैट एनर्जी वाज सपोज्ड टू बी that energy was supposed to be half of q square by c, half of c v square, या फिर half of q v। हमें यहाँ से कैपेसिटेंस रखना है c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a by d। E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अकॉर्डिंगली होती है। सिग्मा की वैल्यू q अपॉन a, q इज इक्वल टू सिग्मा ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू E इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला लिया एनर्जी वाला, रखा यहाँ पर, q स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करी, सिग्मा की वैल्यू पुट अप करी, स्क्वायर खोला, C की वैल्यू को हम लोगों ने यहां से रखा हुआ है, यहाँ पर कैंसिलेशंस किए, वी गॉट दिस इज द एनर्जी। उसके बाद में हमें निकालना था यूनिट फॉर एनर्जी डेंसिटी, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो U अपॉन वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम A इंटू D होता है, U की वैल्यू एज इट इज प्लेस कर दी यहाँ पे, कैंसिलेशंस किया, वी गॉट दिस वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा अब कैपेसिटर के बारे में आप इतना पढ़ चुके हो, तो कैपेसिटर का एक छोटा सा केस और होता है, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डज दैट केस सिग्निफाई। देखो बेटा, ऐसा है, दिस इज सी, अगर आपके पास में कोई एक कैपेसिटर है A, ठीक है, चार्ज है, प्लस चार्ज इसके ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, इसके ऊपर कैपेसिटेंस C1 होगा। वहीं पर आपने क्या किया, दूसरा कैपेसिटर लिया B, ये भी चार्ज है और इसका कैपेसिटेंस C2 रहा होगा। ठीक है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। अब अगर ये ऐसा है तो इस पे पूरा चार्ज कैसा रहा होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, इस पे कैसा रहा होगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2, ऐसा हो गया होगा।
फिर हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद इसको कनेक्ट कर दिया, एक वायर लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। अच्छा, कनेक्शन पे क्या होगा, अब ये मत कहिए कि अपोजिट अपोजिट रिपेल कर देगा, प्लीज हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो दो बॉडीज हैं, दोनों पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस रहे होंगे क्योंकि कैपेसिटेंस भी डिफरेंट है। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, द चार्जेस विल स्टार्ट टू move from one to another one or it will just get distributed over each other। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होता। तो इसका कहने का मतलब है जैसे ही हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो इसमें अपना एक कॉमन पोटेंशियल आएगा। कॉमन पोटेंशियल निकालने का अपना फॉर्मूला होता है, कॉमन पोटेंशियल कुड बी कैलकुलेटेड एज V is equals to total charge upon total capacitance। ठीक है, टोटल चार्ज क्या है, दैट इज इसका चार्ज Q1 प्लस उसका चार्ज Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस विल बी C1 प्लस C2। अगर हम इनकी वैल्यूज पुट अप करें तो इट विल बिकम एज C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 अपॉन C1 प्लस ऑफ C2। ये है बेसिकली कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का जब हमने दोनों बॉडीज को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया, जैसे इंटरकनेक्ट कर दिया वहां पे क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा अंटिल द पोटेंशियल बिकम सेम ऑन बोथ द बॉडीज। तो कॉमन पोटेंशियल इस तरीके से निकालते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद मान लेते हैं इस पे चार्ज Q1 डैश रहा होगा। Q1 डैश कहने का मतलब C1V और उस पे कितना चार्ज होगा B बॉडी पे Q2 डैश, दैट इज C2V। दोनों ही केस में देखो V बराबर है, V इक्वल है क्योंकि वो पोटेंशियल दोनों में इक्वल हो गया है। अगर हम दोनों का रेशियो निकालते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1V अपॉन C2V तो V गेट्स कैंसल्स आउट, इट बिकम्स अ C1 अपॉन C2। ठीक है, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बिकम्स इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये आया है आपका यहां से रेशियो ऑफ द चार्जेस व्हेन द बॉडीज वर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, फिर समझ लो एक बार क्या बोला गया यहाँ पर, जब हमने इन दो बॉडीज को आपस में इंटरकनेक्ट नहीं किया था उस टाइम पे Q1 था C1V1, Q2 था C2V2। जैसे ही हमने इसको इंटरकनेक्ट कर दिया तो इंटरकनेक्ट करने के बाद में क्या हुआ है कि दोनों का चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जिस भी बॉडी में ज्यादा रहा होगा उसे किसी स्मॉल बॉडी में, किसी लेस चार्ज वाली बॉडी में चला गया होगा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। कब तक, जब तक दोनों पे चार्ज बराबर नहीं हो गया होगा। बराबर चार्ज होने का मतलब है कि दोनों पे पोटेंशियल कैसा है, इक्वल हो गया, कॉमन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 रख दी हमने, इतनी वैल्यू आई है। फिर मान लेते हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज ऑन दिस इज Q1 डैश दैट इज इक्वल टू C1V, Q2 डैश इज इक्वल टू C2V। इन दोनों का रेशियो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का C1 अपॉन C2 आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में कैसा होता है। अच्छा, एक चीज और समझ, जब हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज कंपेयर करा लिया है तो जरा एनर्जीज को भी कंपेयर करा के देख लेते हैं। ठीक है, एनर्जीज को भी कंपेयर करा लेते हैं। तो देखो, इनिशियली व्हेन दे वर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि बिफोर द कनेक्शन, बिफोर कनेक्टिंग ईच अदर, उस टाइम पे U1 कितना होगा, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर। U2 कितना रहा होगा, हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अगर नेट निकाल लें तो इट वुड बी U इनिशियल वुड बी U1 प्लस ऑफ U2, दैट इज U इनिशियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। ये आया है आपका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली when both the bodies were not connected to each other। वहां पे भी कभी कॉमन पोटेंशियल की बात ही नहीं हो रही है। फिर हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। आफ्टर कनेक्शन हमारे पास कॉमन पोटेंशियल आ गया है, V इज इक्वल टू दैट इज जस्ट इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया होगा। उस केस में जब कॉमन पोटेंशियल ऐसा आ गया है तो वहां पर हमारा जो U1 है वो हो जाएगा हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर एंड U2 बिकम्स ऑफ हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C1 V1 स्क्वायर था, यहाँ पे C1 V स्क्वायर है, यहाँ पे C2 V2 स्क्वायर था, यहाँ पे C2 V स्क्वायर है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पे पोटेंशियल कॉमन हो गया, अब वहां पे अलग अलग नहीं रह गया। ठीक है, अगर नेट निकालते हैं फाइनल तो इट वुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द potential energy after the connection and this was the potential energy before the connection।
ठीक है, दिस इज 1 ओनली। तो इस तरीके से अगर हम इसको निकालें तो दिस इज ये हमारी एनर्जी दोनों ही केसेस में आ गई, इनिशियली केस में भी और फाइनल केस में भी। अच्छा एक चीज लेट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इनिशियल और फाइनल में डिफरेंस कितना है। तो नेट यू निकालते हैं, दैट इज यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल। हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कोई एडवांटेज मिल रहा है अगर हम दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हैं, या खाली कनेक्शन करके देख लिया है। तो लेट्स सी कि क्या क्या डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो कनेक्ट देखते हैं। तो यू इज टू यू इनिशियल था हमारा हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर और माइनस ऑफ हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर, दिस इज नॉट V1, एंड प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, देखो यहां से V स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ ऑफ, एक काम करते हैं यहां से नहीं, ये थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ऊपर ही पहले एक बार कॉमन लेके उसकी वैल्यू रख लेते हैं। यहां पर हम कर लेते हैं uf इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 प्लस C2 एंड V स्क्वायर, V की वैल्यू से पुट अप कर लेंगे। तो uf बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इनटू V की वैल्यू क्या थी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना रख लिया। अब इसको माइनस आगे देखते हैं, u इज टू u इनिशियल माइनस का u फाइनल। अब कर लेंगे तो ये हमारे पास पहले से वैल्यू रहेगी, तो इतना कैलकुलेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हो जाएगा। तो इट इज हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर रहा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसी से यहीं पर कैंसिल हो गया ये। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, u इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। ये अब ये यहां से थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। u इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ हाफ ऑफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू C1 C2 V1 V2, ऐसा आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व आउट करें, हाफ यहाँ पे लगा हुआ है, हाफ पूरा ही कॉमन लेते हैं बाहर। अब देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये कैंसिल्स, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल्स। अब बचा क्या है, हाफ हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया है, C1 C2 भी सब में ही दिख रहा है, तो C1 C2 भी कॉमन ले लेंगे। तो इट इज C1 C2 अपॉन हाफ, अंदर क्या बचा है, हाफ ऑफ C1 C2 कॉमन ले लिया, बचा क्या है, इतना कॉमन लिया, बचा क्या V1 स्क्वायर, फिर ये कैंसिल हो गया, ये आया, इसमें हाफ ऑफ C1 C2 कॉमन ले चुके, क्या बच रहा है V2 स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का 2, C1 C2 बाहर आ गया, V1 और V2। हमारी वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आया u फाइनल। अच्छा इस केस में जरा एक बात समझिए, अगर हमारा V1 बड़ा है और V2 छोटा है, उस केस में अगर हमारा V1 बड़ा है V2 छोटा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो हमारा u पॉजिटिव आएगा। अगर बाय चांस केस में u2 वैल्यू बड़ी है और u1 छोटी है, तो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल करने में दोनों ही केसेस में एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अच्छा अगर इनिशियल ज्यादा होता फाइनल कम होता, सॉरी फाइनल ज्यादा होता इनिशियल कम होता अगर, तो हमारे पास में आउटपुट ज्यादा आता, इनपुट कम होता, हमें वहां पे एडवांटेज मिलता। इस केस में ऐसा नहीं है, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि व्हेन द बॉडीज वर कनेक्ट बिफोर कनेक्टेड एंड आफ्टर कनेक्टेड, दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस पॉजिटिव है, इनिशियल ज्यादा था, इसका मतलब यहाँ पे लॉस इन एनर्जी हो रही है, देयर इज बेसिकली लॉस इन एनर्जी। ठीक है, दिस लॉस इन एनर्जी। फिर देख लो हमने किया क्या, एक बार जिन्होंने नहीं ध्यान से भी देखा फिर से एक बार देख लेते हैं। दो बॉडीज भी हमने ए बी, दोनों पे कैपेसिटेंस C1 और एक पे C2,
तो इसका चार्ज आया था Q1 = C1V1, इस पे चार्ज आया Q2 = C2V2, ठीक है। हमने इसकी इनिशियल एनर्जी निकाली, U1 = half of C1V1², U2 = half of C2V2², नेट निकाला तो ऐड कर लिया half of C1V1² plus half of C2V2² आई। अब हमने इसको करेक्ट करा, करेक्ट करते ही कॉमन पोटेंशियल मिल गया, V = C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2, ठीक है। अब इसकी जो U1 आएगी वो आएगी half of C1V², half of C2V² उसका। अब दोनों को ऐड कर दिया, V² की वैल्यू ऊपर से पुट अप कर दी, फिर बाद में हमने इनिशियल माइनस फाइनल को सॉल्व आउट किया। इनिशियल वैल्यू पुट अप करी ये, फाइनल वैल्यू पुट अप करी ये, C1 C2 यहां से कैंसिल हो गए, सिर्फ C1 plus C2 बचेगा। रखी वैल्यू, एलसीएम लिया, हमारे पास ये आया, कैंसिलेशंस किया, C1 C2 अपॉन 2 कॉमन लिया, फाइनली वी गॉट दिस वैल्यू, ये V1 minus V2 का स्क्वायर है। यहां से हमें ये पता चला कि हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो इन दिस वे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर कभी दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर या दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करने से पहले की जितनी एनर्जी थी वो कनेक्ट करने के बाद की एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब वहां पे हमको एनर्जी में तो लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम दो बॉडीज को कनेक्ट कर देते हैं तो उनकी जो एनर्जी से कैपेसिटेंसेस की वजह से होल्डिंग चार्ज जो उनकी एनर्जी है वो कम हो जा रही है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ये जो हमने करा है, ये बेसिकली हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखा था कि किस तरीके से चार्जेस अपने आप में रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, ठीक है। ओके, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। See, what do we mean by dielectrics? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि सपोज कोई इंसुलेटर है, सपोज कोई इंसुलेटर, जैसे ये एक इंसुलेटर है, हमने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें जो चार्जेस थे उसके अंदर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, अब उनको भी एक अलाइनमेंट मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दे समहाउ गॉट सम ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब उन पे और आप इलेक्ट्रिक फील्ड दो तो उनकी कैपेसिटी और गेन करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं या कोई भी पार्टिकल्स हो, उसको आयनाइज कर देगा। अब आयनाइजेशन जैसे ही हो जाएगा वैसे क्या होगा, इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा था वो सब उससे ट्रांसफर हो जाएगा, वो इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसको ब्रेक डाउन कर जाएगा, ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी जितना भी चार्ज इसके ऊपर था वो पूरा एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ता है। वो जो एनर्जी थी वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। सी ऐसा कंडीशन कि जब आपने किसी भी एक इंसुलेटर को इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आ गई, तो फिर उस टाइम पे हम उस इंसुलेटर्स को ही डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक्स बेसिकली एक टाइप के इंसुलेटर्स ही होते हैं, लेकिन कब, जब आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है या फिर उस इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो उससे क्या होगा, उसके जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से हम उसको डाइइलेक्ट्रिक्स बोलने जाते हैं, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं वो समझिए, जिसका सेंटर ऑफ, मान लो कोई इंसुलेटर है आपके पास में, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। जब किसी भी पूरी बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करता है, वो होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर का मतलब भी होता है द बॉडी विच इज हैविंग पोल्स, जिसमें डिफरेंसेस हो, वो तभी हो सकते हैं जब कोइंसाइड ना करे। तो बेसिकली ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स जिसके पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास उसके नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड नहीं करता है, वो हमारे पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास डजंट कोइंसाइड, लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास डजंट कोइंसाइड। इनका शेप अनसिमेट्रिक होता है और इनके पास में डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, बेसिकली दे आर हैविंग डाइपोल मोमेंट्स, ठीक है। एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स ये कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। बात करते हैं नॉन पोलर की। ऐसे टाइप के डाइइलेक्ट्रिक्स जिनका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास उसके नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाए तो वो होते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ये सिमेट्रिक होते हैं इनका शेप और इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है,
ठीक है, याद रहेगा। पोलराइजेशन की बात करते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है? हमने क्या किया, फॉर सपोज दैट कि हमने एक डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ है, एक इंसुलेटर लिया हुआ है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवन। जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, जैसे ही आपने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, उस केस में इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सपोज दैट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ये कब हुआ है? जब आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है। उससे पहले क्या था? अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। इसको हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। जब आपके जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखने पर जब उनके ऊपर एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन, ठीक है। अच्छा, जब पोलराइजेशन हो रहा हो तो इसका अपना एक पोलराइजेशन डेंसिटी भी होती है। पोलराइजेशन डेंसिटी कुड बी डिफाइंड एज इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट वुड बी डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। इस तरीके से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस आपके पास में एक डाइलेक्ट्रिक है, आपने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हुआ है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसको दे दिया हुआ, और एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रखा हुआ है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EP है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। जरा समझना ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे डायलेक्ट्रिक रखा तो इस तरफ नेगेटिव और इसमें इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, E0 की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी और EP की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगी? E = E0 माइनस का EP आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रिडक्शन हो रहा है बेसिकली, इसीलिए हम इसको और इलेक्ट्रिक फील्ड लाके और चार्ज देकर के स्टोर कर सकते थे। इसीलिए हम इस डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर्स में। वो बाकी बातें भी देखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, इसी को हम लोग मान लेते हैं, दैट इज E0 अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E0 अपॉन E0 माइनस का EP करके हमें यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। फिर से देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली वो इंसुलेटर्स होते थे जिसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स आ गए। दो टाइप के होते थे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर। पोलर वो होते थे जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस is not coinciding with the center of mass of negative charges. They were unsymmetric in shape and were having some permanent dipole moment. Non-polar क्या थे? जिसमें center of mass of positive charges were just coinciding with the center of mass of negative charge, coincide कर जाते थे। उस केस में वो non-polar हो जाते थे and they were having symmetric shape and size and उनके पास में dipole moment 0 होता था। जब भी हमने कभी किसी भी इंसुलेटर को जिसमें अंदर जो भी चार्जेस वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो दे जस्ट गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। उनके पास एक अलाइनमेंट आता था, एक इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स वहाँ पे इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो जाते थे। इसको हम लोग पोलराइजेशन कहते थे। इसी के अकॉर्डिंगली पोलराइजेशन डेंसिटी निकालते हैं जो जस्ट इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, करंट वॉल्यूम भी कह सकते हो। अगर हमने इस तरीके से रखा हुआ है तो इसमें जो भी आपकी जो डाइलेक्ट्रिक की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होती थी, इसमें नेट E0 माइनस EP करके निकाल सकते थे। एंड दिस इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और यू कैन से एज उसको यूज करते हुए हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाला, दिस E0 अपॉन E, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा रिलेशन भी है इनके बीच में, वो जरा एक बार देख लो। Relation between this dielectric constant and something, one more thing is called there, अभी इसको देख लेते हैं। देखो, अगर हम यहाँ से पोलराइजेशन का अगर केस समझें तो जो पोलराइजेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है कि जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड होगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। जब हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है xi, एप्सिलॉन एंड E। ये जो चीज़ है इसको चाय भी, इसको बेसिकली अगर गूगल देखोगे तो वो इसे चाय पढ़ के बताएगा। आई जस्ट आई एम द हैबिट ऑफ सेइंग एज चाय, तो आप लोग कुछ ही बोलिए, आपका अपना वो है। तो इट इज कॉल्ड एज चाय। तो ये जो चाय आता है कॉन्सेप्ट, ये होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी,
इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, ठीक है, ये पोलराइजेशन के बाद आती है, तो पोलराइजेशन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज Z, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसके बाद समझिए, अगर हम इनके बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं तो समझो, हमारा जैसे हमने डायरेक्ट्रिक निकाला था, डायरेक्ट्रिक डाल दिया था उसके अंदर, तो हमारे पास तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस EP। अभी हम लोगों ने निकाला था, जब हम लोगों ने ये वाला फिगर देखा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बेसिकली E इक्वल्स टू E नॉट माइनस EP हो जाएगी। अगर हम यहाँ से EP निकालें तो EP की वैल्यू कैसे आएगी, EP इज इक्वल्स टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा तो वहाँ पे ये आया था। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप किसी भी, इसका एक छोटा सा वो है कि जो अगर पोलराइजेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंगली देखो तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा, इतना क्लियर है। अगर हम इसी को यूज कर लें, मतलब कि जैसे अगर हम इसी को यूज कर लें पोलराइजेशन निकालने के लिए, डायपोल मोमेंट में डेफिनेशन से मैंने आपको बताया था कि पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट दैट इज किसी भी चार्ज का इनटू डिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट इज QP इनटू D अपॉन वॉल्यूम दैट इज A इनटू D। ऐसा था, dd गेट्स कैंसिल्स आउट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, QP अपॉन A, और Q अपॉन A क्या है, सिग्मा दैट इज इक्वल टू सिग्मा P। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि बेसिकली पोलराइजेशन डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, वो उतना चार्ज इंड्यूस्ड होता है। फिर सुन लीजिए एक बार, पोलराइजेशन डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P। तो हम इसको सिग्मा P से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो इसको हम लोग P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E भी लिख सकते हैं, लिखिए, इसको रख कर लेते हैं एक बार। तो सिग्मा P के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हम इसको P अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दें तो इट बिकम्स एज E इक्वल्स टू E नॉट माइनस का P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से अगर आप P की वैल्यू निकालो तो इट बिकम्स एज जाई एप्सिलॉन नॉट E, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दो तो इट बिकम्स एज E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस जाई एप्सिलॉन नॉट E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट गेट्स कैंसल्स आउट, आपको वैल्यू मिलेगी E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस जाई E, ठीक है। हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें, 1 इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन E माइनस का जाई E अपॉन E, इट गेट्स कैंसल्स आउट। ये क्या वैल्यू है आपकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट बिकम्स 1 इज इक्वल्स टू K माइनस ऑफ साई, या फिर आप ऐसे कह सकते हो K इज इक्वल्स टू 1 प्लस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट and relative permeability and this electrical susceptibility, ठीक है। तो this is the relation between them। अगर हम लोगों ने इतनी चीज पढ़ ली है, एक बार फिर से देख लो, जब जो हमारी पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी शाई आता है। फिर बाद में हमारी वैल्यू यहाँ से इतनी है, फिर हमने क्या किया हुआ है, E इज उसमें E नॉट माइनस CP होता है। जब भी हमने किसी डायरेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। EP की वैल्यू को पहले सॉल्व आउट कर लेते हैं, दैट इज सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P के इक्वल था, कैसे था ये बताया था, तो P अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पुट अप कर दी, P की वैल्यू को यहाँ से लेके प्लेस कर दी, इतनी है, कैंसिलेशन क्या इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरे में डिवाइड कर दिया, यू गॉट दिस वैल्यू। ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, यहाँ पे वैल्यू रखी, वी गॉट दिस। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। जब हमने डायरेक्ट्रिक को पढ़ लिया तो अब इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में लगा के देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा डायलेक्ट्रिक वैरी कर रहा है और या किस तरीके से काम करता है, ठीक है। मतलब क्या फायदा होता है उसको लगाने से, तो सबसे पहले तो देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द एयर इज फिल्ड इन बिटवीन देम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर इन बिटवीन, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये ना, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस तरफ को जा रही है, ठीक है, विद थिकनेस D, कितना हो गया। तो फिर से देखो
E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होता है। सिग्मा की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी है, Q इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी से। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दो, इट बिकम्स एज E इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको डेफिनेशन पता है पोटेंशियल डिफरेंस की, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। ठीक है, E की वैल्यू पुट अप कर दो तो V इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। क्लियर? कैपेसिटेंस निकालना है इसका, तो C इज इक्वल टू Q बाय V फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू पुट अप कर दो, Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, Q गेट्स कैंसिल्स आउट, C की वैल्यू आती है D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ऐसा नहीं, गलत हो गया, आपने देखा नहीं ध्यान से। C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू है Q इंटू डी, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो Q गेट्स कैंसिल्स, इट बिकम्स एज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब हमने उसके बीच में क्या फिल अप किया होता है, एयर। अभी यहाँ पे एयर फील्ड है और कुछ नहीं। हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम चाहते हैं कैपेसिटेंस ज्यादा हो तो एरिया बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और दूसरा कैपेसिटेंस अगर हम चाहते हैं कम मतलब कि बढ़े तो डी को स्मॉल करना पड़ेगा, डी शुड बी स्मॉल, ए शुड बी लार्ज, क्योंकि ये 1 ओवर डी होता है, तो इसकी वैल्यू को स्मॉल करेंगे तभी हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ये तो तब था जब हमने क्या किया हुआ था, एयर फिल किया हुआ था। अब बाई चांस अगर आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, डाइलेक्ट्रिक क्या था, वो कांस्टेंट वैल्यू, तो इस हिसाब से जो हमारी यहाँ पे वैल्यू ऐसी आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। इस केस में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो E बिकम्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगी। फिर E की वैल्यू आप पुट अप कर दो, इट बिकम्स एज Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो गया। अब अगर इतनी वैल्यू हो गई है तो इसके बाद में हम अपना V निकालेंगे, V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो V का फॉर्मूला यहाँ से पुट अप Q K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, C का फॉर्मूला Q अपॉन V, Q इट इज Q इंटू डी K A एप्सिलॉन नॉट, Q को कैंसिल, तो हमारा C कितना आता है, K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट D। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस केस में आपका कैपेसिटेंस बढ़ता है, K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है ना। फिर तो क्या किया, एक एयर में तो निकाल लिया था, जिस टाइम पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा तो हमारे पास में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे जुड़ गया, पूरा वैसे डिराइव किया, यू गॉट द कैपेसिटेंस ऑफ C इक्वल टू K A एप्सिलॉन बाय D। ठीक है, क्लियर? ये तब है जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला था। अगर ऐसा ही हम लोग शुरुआत से ही अगर डाल के चलें एक कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक, तब वो कैसा होगा, फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फिल कर लेते हैं। अब देखो, ये रहा आपका एक कैपेसिटर, प्लस माइनस ऐसा, ठीक है, एंड दिस इज लाइक दिस। फिर वहां पे हमने यहाँ पे अर्थिंग प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे हमने डायलेक्ट्रिक डाल दिया, ये पूरा है D, ये है T, यहाँ पे E0 है जो ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे EP है जो इस तरफ को आ रहा होगा। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस E है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो हम करेंगे यहाँ पे हम ये निकालते हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटेंस आ रही है, बेसिकली कैपेसिटेंस निकालना है। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। तो देखो E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर है, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो क्या होगा। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे आप सिग्मा की वैल्यू पुट अप करें तो E0 हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एक वैल्यू है। अब E की वैल्यू निकालनी है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है E0 अपॉन E, E becomes equals to E0 अपॉन K। ठीक है, क्लियर? E0 की वैल्यू ऊपर स्प्लिट अप कर दो, E इज इक्वल टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन हो गया, आपके पास में E की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब निकालना है नेट V। अगर नेट V निकालना है तो ये कैसे निकालोगे, इसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, D, जो हमारा E0 है उसकी डिस्टेंस कितनी है, D माइनस T, तो बेसिकली V इज इक्वल टू ET होता है, तो इट इज E0 D माइनस T,
प्लस बचा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E इंटू टी हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज पुट अप करनी है। तो V इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू थी हमारी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, प्लस ET की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इट इज इक्वल टू Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट इनटू T। हो गया, कॉमन ले लो, V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना है, यहाँ पे K भी जुड़ा था, इतना है हमारा V। कैपेसिटेंस निकालना C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू पुट अप कर दो, दैट इज Q D माइनस टी प्लस टी बाई के अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q2 गेट्स कैंसिल्स आउट, C की वैल्यू आएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस ऑफ टी बाई के। This is the capacitance of a parallel plate capacitor when the dielectric is filled in between it। ठीक है, फिर से देख लो, हमने क्या किया हुआ है, पहले E नॉट निकाली है, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A होती है, रख दी। फिर K जो E नॉट अपॉन E होती है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वहां से हमने E नॉट की वैल्यू निकाली, इट इज E की वैल्यू निकाली E नॉट अपॉन K, फिर हमने E नॉट की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे रिप्लेस कर दी, फिर हमने नेट V निकाला, E इंटू T फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दो E हैं, E नॉट और E, दैट इज वैल्यू पुट अप करी, निकाला, कैलकुलेट किया, इतना सी आया। अगर यहाँ पे if D becomes equal to T, तो वहां पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट, ये D हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट इज D by K, तो इट इज D के ऊपर चला जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर T 0 हो जाए, अगर T 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, अगर यहाँ पे तो इन दिस वे यू कुड कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर हम यहाँ पर इन सब की ये देखेंगे किस तरीके से डिपेंड हो रहा है एक दूसरे पे, क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर हमने यहाँ पर डायलेक्ट्रिक डाला है या नहीं डाला है, तो उसकी अपनी डिफरेंस वैल्यूज होती हैं, वो हमें देखनी है। तो उसको देखने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे देखिए, अगर हमारे पास में एक डायलेक्ट्रिक है ऐसा, तो एक कैपेसिटर डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, हमने इसको बैटरी लगा दी हुई है और एक कीक के लगाया हुआ है, तो इसके हम दो केसेस पढ़ सकते हैं। एक, जब आपने बैटरी ऑन कर रखी है, मतलब जब कीक क्लोज कर दिया है, करंट मूव कर आ रहा है, और एक जब हम इसको ओपन ला कर रखते हैं। तो देखो कौन कौन से केसेस होते हैं। व्हेन इट इज क्लोज्ड, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कनेक्टेड होता क्या होगा, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। पहला, कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ता है, सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A by D। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग गया वहां पे, तो इट बिकम्स C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन A by D, तो बिकम्स K C नॉट, C की वैल्यू K टाइम्स ऑफ C नॉट हो जाती है। अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी है तो C ऑब्वियसली C नॉट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पे V नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, E इज इक्वल टू V by D होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो V में ED होता है वहां से बात कर रहे हैं, V जो है वो V नॉट के इक्वल है, तो इट बिकम्स एज V नॉट अपॉन D, तो ये E नॉट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं। ठीक है, चार्ज की बात करते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV, C क्या है, K C नॉट, तो K C नॉट अपॉन V नॉट मान लेते हैं, तो क्योंकि V यहाँ पे V नॉट के इक्वल है, C हमारा इस केस में, हम हर केस में क्या लेंगे, C इज इक्वल टू K C नॉट और V इज इक्वल टू V नॉट रखा हुआ, जब हमने कैपेसिटर, जब हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो इट बिकम्स एज दिस। तो यहाँ से ये जो पूरी चीज है वो Q के बराबर हो गया, तो K Q नॉट हो जाता है, तो हमारा Q K Q नॉट के इक्वल होता है। फिर हमारे पास बचता है पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ C V स्क्वायर होते हैं, तो इट बिकम्स एज हाफ ऑफ K C नॉट इनटू V नॉट स्क्वायर, तो इट बिकम्स एज K टाइम्स ऑफ U नॉट। तो ये जो हमारा U होता है वो K टाइम्स ऑफ U नॉट होता है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द थिंग्स व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड। जब बैटरी कनेक्ट तो इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, तो C K C नॉट के इक्वल होता है, V नॉट के इक्वल, E E नॉट के इक्वल, एंड K जो होता है, सॉरी Q जो होता है वो K Q नॉट हो जाता है, और U जो होता है वो K टाइम्स ऑफ U नॉट होता है। ये सारी चीजें अगर हमने बैटरी ओपन कर रखी है तब क्या होगा, जैसे ही आपने ओपन कर दिया, जब आपका कनेक्शन नहीं है बीच में, तब क्या होने वाला है,
कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं आता, C इक्वल टू K टाइम्स और C नॉट ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V जो चीज होती है V स्क्वायर E इंटू डी होती है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास में अगर हम जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा दें तो इट बिकम्स V इक्वल टू E इंटू डी, और एक V का फॉर्म इसके लिए V इक्वल टू Q बाई C भी होता है, इसको Q बाई C से करें क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यू है Q बाई C, C इक्वल टू K C वाज K टाइम्स ऑफ C नॉट हमने यहाँ किया था, तो 1 अपॉन K Q नॉट अपॉन C नॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V नॉट अपॉन K। तो यहाँ पे V की वैल्यू V नॉट अपॉन K आती है। इस पूरे केस में हम लोग C की वैल्यू ये रखेंगे और V की वैल्यू जो है V नॉट अपॉन K कर देते हैं, बस इतना फर्क है। इसमें हमने V को V नॉट किया था, V नॉट अपॉन K कर देंगे और सारी वैल्यूज निकाल लो। E इक्वल्स टू V बाई D दैट इज V नॉट अपॉन K D, या ये हो सकता है E नॉट अपॉन K। ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, यहाँ पे भी हमारी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है कितना टाइम्स, K टाइम्स, दिस आल्सो डिक्रीजिंग K टाइम्स, ठीक है। फिर हमारा आता है चार्ज Q जो CV होता है दैट इज K C नॉट, V की वैल्यू V नॉट अपॉन K कैंसल्स आउट, तो C नॉट V नॉट इज इक्वल टू Q नॉट के इक्वल हो जाता है, नो चेंज। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी, U इज हाफ ऑफ C V स्क्वायर होता है, C को हम लोग लिखेंगे K C नॉट, V को लिखेंगे V नॉट स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, K कैंसल्स, इट इज 1 अपॉन K C नॉट V नॉट स्क्वायर, तो U हमारा U नॉट अपॉन K आता है। तो ये हमारे सारे इफेक्ट्स होते हैं जब हमने कोई बैटरी लगाई है, ठीक है, समझ गए। अगर जैसे ही एक बैटरी आपने ओपन क्लोज कर दी तो करंट फ्लो कर रहा था, तो ये सारे केसेस, जब ओपन रखे थे तो ये सारे केसेस। इतना डिफरेंस होता है जब आपने चीजें करेक्ट करी और नहीं करेक्ट करी कैपेसिटेंस के केस में, ठीक है। तो टुडे दिस मच ओनली, तो इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर एंड बी प्रिपेयरिंग। थैंक यू।